हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने शीट 2 का 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में बताइए। आपने घर पर प्रैक्टिस करा था, दोबारा से एक बार सॉल्व करा था सारे क्वेश्चंस जो कल हमने डिस्कस करे थे लास्ट लेक्चर में? बताइए, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी? सर कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी हमें तो नहीं है सर। जी, यही उम्मीद कर रहा हूं मैं। कोई तकलीफ कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे स्टूडेंट्स को ना रहे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से। शीट 2 का क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा हमारी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है राजू saves 15% of his income. His salary was increased by 18%, so he increased his savings by 20%. If his expenditure after an increase in salary was 1,32,500 rupees, find his savings before increase in salary. राजू अपनी आय का 15% बचाता है, उसके वेतन में 18% की वृद्धि हुई, इसलिए उसने अपनी बचत में 20% की वृद्धि की। यदि वेतन में वृद्धि के बाद उसका व्यय मतलब खर्च 1,32,500 था, तो वेतन में वृद्धि से पहले उसकी बचत ज्ञात कीजिए। जो हमने क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में देखे थे वही टाइप चल रहा है, उसी पे बेस्ड है। हाँ सर, उसी पे बेस्ड है। एक सेकेंड दीजिए, मैं दिख रहा हूं? हाँ सर, आप ठीक ठीक दिख रहे हो। चलिए, क्या फॉर्मूला था सर? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, यही था। क्वेश्चन में गिवन है अगर इनकम 100 यूनिट है तो उसमें से 15 यूनिट राजू सेव कर रहा है, मतलब 85 यूनिट वो खर्च कर रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। नहीं, एक्चुअली न्यू स्लाइड में दोबारा लिख देता हूँ। आई बराबर ई प्लस एस 100 85 15। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। राजू 15% सेव कर रहा है अपने इनकम का। इनकम 100 रुपए है तो 15 रुपए सेव कर रहा है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनकम में वृद्धि हुई 18% की और सेविंग्स में इंक्रीमेंट हुई 20% की। चेंजेस क्या है? चेंजेस है इसमें 20 का इंक्रीमेंट आया और इसमें 20, एक सेकेंड दीजिए, नहीं सॉरी 18% का इंक्रीमेंट आया और सेविंग्स में 20% का आया। माफ कीजिएगा, चेंजेस 18 होगा, चेंजेस इनकम में 18 रुपए का चेंज आएगा, इंक्रीमेंट आएगा, और 20% का इंक्रीमेंट आएगा सेविंग में। 20% मतलब 1/5, 1/5 ऑफ 15 इज 3 रुपए। 3 रुपए अधिक सेव करना चालू कर देगा कौन, ये बताइए? राजू। ठीक है, हाँ सर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ हिज एक्सपेंडिचर आफ्टर एन इंक्रीज इन सैलरी इज 1,32,000, तो बताइए एक्सपेंडिचर में कितने का इंक्रीमेंट आएगा? सर 18 रुपए उसकी इनकम बढ़ी और 18 रुपए में वो 3 रुपए से सेव कर लेगा, तो सर वो 15 रुपए और खर्च करेगा। क्या करेगा? 15 रुपए और खर्च करेगा। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा इंक्रीमेंट के बाद का टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। फाइनल, अब उसकी इनकम हो गई 118 रुपए, अब उसकी खर्च हो गई 100 रुपए और अब उसकी सेविंग्स हो गई 18 रुपए। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है। हमें इस 100 यूनिट का वैल्यू गिवन है 1,32,500। 100 यूनिट की वैल्यू गिवन है 1,32,500, मतलब एक यूनिट की वैल्यू आई 13
1325, 1325 रुपए, ठीक है। हाँ सर। फाइंड हिज सेविंग बिफोर इंक्रीज इन सैलरी, हमसे पूछा जा रहा है उसकी सेविंग्स बताने को बिफोर सैलरी में इंक्रीमेंट। उसकी इनिशियल सेविंग क्या थी? 15 यूनिट। 15 मल्टीप्लाइड बाई 1325, ये क्या होगा? 13250 और इसका आधा 6625, 6625 ऐड करेंगे 19875, 19875। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कितना ही सरल सवाल था, कुछ नहीं था। चेंजेस गिवन है हमें क्वेश्चन में, हाँ सर चेंजेस गिवन है। इनकम में 18% का इंक्रीमेंट आया, सेविंग्स में 20% का इंक्रीमेंट आया, उसके बाद हमने एक्सपेंडिचर में कितना का इंक्रीमेंट आया वो निकाला, फिर हमने टोटल फाइनल सैलरी इंक्रीमेंट के बाद राजू कितना खर्च कर रहा है वो निकाला। राजू 100 यूनिट खर्च कर रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 1,32,500 खर्च कर रहा है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1325 रुपए। हमसे आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनिशियली राजू कितना सेविंग्स कर रहा था, वो 15 यूनिट का सेविंग कर रहा था। 15 मल्टीप्लाइड बाई 1325, 19,875 रुपए वो सेव कर रहा था इनिशियली। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी किसी को भी जरा सा भी बताइए? नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हमें तो नहीं है। हम जंप करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 12 पे। आइए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है द इनकम ऑफ अनिल इज 45,000 रुपीज, ही सेव 16% ऑफ हिज इनकम। इफ हिज इनकम डिक्रीजेस बाई 5% एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाई, माफ कीजिएगा, इंक्रीजेस बाई 2%, देन हिज सेविंग्स डिक्रीजेस बाई। अनिल की आय 45,000 है, वह अपनी आय का 16% बचाता है। यदि उसकी आय में 5% की कमी होती है और व्यय में 2% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी कमी होगी? हमें रुपीज में आंसर देना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ठीक है। 16% बचाता है वो अपने इनकम से, मतलब अगर उसका इनकम 100 रुपए है और वो 16 बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है सर? 84 खर्च कर रहा है वो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? क्वेश्चन कह रहा है कि 5% का डिक्रीमेंट हो जाता है उसके सैलरी में, 5% का डिक्रीमेंट हो जाता है, मतलब क्या? -5। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में, 11th क्वेश्चन में, हिज सैलरी वॉज इंक्रीज बाई 18%, ठीक है। तो हमने चेंजेस में क्या लिया था? 18 प्लस 18, मतलब 18 रुपए की वृद्धि हो रही है उसकी सैलरी में। क्वेश्चन नंबर 12 में इफ हिज इनकम डिक्रीजेज बाई 5%, मतलब उसके इनकम में 5 रुपए की कमी आ रही है, मतलब -5, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 2%, इनकम जो है वो 5% घट रहा है बट खर्च 2% बढ़ रहा है। 2% बढ़ रहा है का मतलब सर 1% होगा 0.84, 2% होगा 1.68, 1.68। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे क्या पूछ रहा है? देन हिज सेविंग्स डिक्रीजेस बाई, सेविंग्स में कितने का कमी आएगा सर? ये और ये x मान लीजिए, दिखाने के लिए x लिख रहा हूं सर, ये दोनों को ऐड करके ना -5 आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो सर x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माफ कीजिएगा सर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ओहो चल जाओ, x की वैल्यू आ जाएगी -5 -1.68, ऐड होगा माइनस में
6.68। ठीक है, हाँ सर। सेविंग्स डिक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है? -6.68, -6.68 सेविंग्स डिक्रीज हो रही है, -6.68 यूनिट सेविंग्स डिक्रीज हो रही है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में? ट्रू वैल्यू जो है अनिल की वो 45,000 रुपए है। कितनी है? 45,000 रुपए। ठीक है, हाँ सर। मतलब 100 यूनिट की वैल्यू है 45,000 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई सर? एक यूनिट की वैल्यू आ गई 450 रुपए। ठीक है, हाँ। हमसे क्या पूछा गया है? दोबारा से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमसे डिक्रीज पूछा गया है, फाइनली उसकी सेविंग्स कितनी है ये नहीं पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि कितने का डिक्रीज आ रहा है। डिक्रीज कितने का आ रहा है सर? डिक्रीज 6.68 यूनिट का आ रहा है। 6.68 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 450, ये कैलकुलेशन करना है और हमें आंसर निकालना है। सर ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा सर जी। कैसे इजी करें? ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से डिवाइड। सर इससे क्या होगा? ये हो जाएगा 3.34 मल्टीप्लाइड बाई 900। बताइए हो जाएगा? हाँ सर, हो तो गया सर। सर ये डेसिमल से ये 2 0 चला गया। 334 मल्टीप्लाइड बाई 9, 334 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 6003, 3006 रुपए। 3006 रुपए ये सेविंग्स में डिक्रीमेंट आएगा। अनिल की सेविंग्स में कितने का डिक्रीमेंट आया? ऑप्शन नंबर बी, 3006 रुपए अब अनिल कम सेव कर पाएगा। कितना ही प्यारा क्वेश्चन, कितना ही सरल से होने वाला क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहां तक? ये बताइए। रिपीट कर दूं? हाँ सर। अनिल 100 रुपए कमाता था, सेव करता था 16 रुपए, मतलब खर्च करता था 84 रुपए। ठीक है, उसकी सैलरी में 5 रुपए की कमी आ गई। ठीक है, और उसका खर्च बढ़ गया 2%, मतलब 1.68 रुपीज। ठीक है, हाँ सर। तो सेविंग्स में कितने की कमी आएगी? सर सेविंग्स में ना 6.68 रुपए की कमी आ जाएगी। हमने बड़े आराम से निकाल लिया कि 6.68 रुपीज की कमी आ रही है, 6.68 यूनिट्स की कमी आ रही है अनिल के सेविंग्स में। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अनिल का इनिशियल सैलरी 45,000 रुपए था, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू है 45,000 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 450 रुपए। हमें ट्रू वैल्यू निकालना है, तो हमने 6.68 को 450 से मल्टीप्लाई कर दिया। अपना कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड मान लिया। 450 बन गया 900, ये 6.68 हाफ हो गया 3.34। ठीक है, लास्ट कैलकुलेशन हमारे पास बचा 334 मल्टीप्लाइड बाई 9, जो आंसर देता है हमारा 3006 रुपए, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। कितना ही प्यारा क्वेश्चन, कितना ही आसानी से होने वाला क्वेश्चन है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ तक किसी को? सिंगल स्टूडेंट? नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हमें तो नहीं महसूस हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? रमेश सेव्स 26 2/3%, 26 2/3% of his monthly salary. When his expenses increased by 20%, he is able to save 4,080 rupees per month. His monthly salary is। रमेश अपनी मासिक वेतन का 26/2/3% बचाता है। खर्च 20% बढ़ जाने पर वह प्रति माह 4,080 रुपए की बचत कर पाता है। उसका मासिक वेतन क्या है? पहले तो 26 2/3% को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हमें मल्टीप्लाई करके करना होगा। 26 से 3 मल्टीप्लाई करा 78 प्लस 2/3, और ये परसेंटेज सिंबल का 2 0। ठीक है,
80 by 300, 4 by 15, 4/15 हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 26 2/3% का। ठीक है, मतलब I बराबर E प्लस S। ये इनिशियल वैल्यू है, ये रमेश सेफ, अच्छा नहीं, ये मोर और लेस नहीं गिवन है, मोर और लेस नहीं गिवन है, ये रेशियो गिवन है। रमेश सेव्स 26 2/3% ऑफ हिज मंथली सैलरी। अगर मंथली सैलरी 15 यूनिट है, अगर मंथली सैलरी 15 यूनिट है तो सेविंग्स 4 यूनिट है, सेविंग्स 4 यूनिट है। समझ में आया? बताइए। हाँ सर, अगर मंथली सैलरी 15 यूनिट है तो सेविंग्स 4 यूनिट है, ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। रमेश सेव्स 4/15, इसको आप 26 2/3% ना पढ़ के 4/15 पढ़िए। 4/15 ऑफ हिज मंथली सैलरी, 4/15 ऑफ हिज मंथली सैलरी मतलब अगर सैलरी 15 यूनिट है तो 4 यूनिट वो सेव कर रहा है। दोबारा से एक बार पढ़ लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। रमेश सेव्स 26 2/3% ऑफ हिज मंथली सैलरी। अब इसे आप 4/15 पढ़ेंगे। रमेश जो है अपनी मासिक वेतन का 4/15 हिस्सा बचाता है, 15 का 4 हिस्सा बचाता है, 15 का 4 हिस्सा बचाता है। ठीक है, हाँ सर। रमेश सेव्स 4/15 ऑफ हिज मंथली सैलरी, 15वां का चौथा हिस्सा बचाता है, मतलब इनकम अगर 15 यूनिट है तो 4 यूनिट बचा लेता है। खर्च कितना होता है सर? 11 यूनिट। ठीक है, हाँ सर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं सर। When his expenses are increased by 20%, he is able to save 4080 रुपए पर मंथ। His monthly salary is, मंथली सैलरी में कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का जिक्र नहीं किया गया है क्वेश्चन में, मतलब चेंजेस जो होंगे इनकम में वो जीरो रहेंगे। ठीक है, हाँ सर। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 20% बढ़ रही है उसकी खर्च में। ठीक है, 10% होगा 1.1, 20% होगा 2.2, मतलब 2.2 यूनिट उसका खर्च बढ़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर। सर अगर ये 2.2 बढ़ रहा है और इनकम जीरो लाना है तो सेविंग्स -2.2 होगा। इतना समझ में आता है? हाँ सर, इतना समझ में आता है। फाइनली क्या होगा सर? इनकम तो एज इट इज 15 यूनिट रह जाएगा सर, ये बढ़ गया एक्सपेंसेस 13.2 यूनिट्स हो गए सर, ये ना 2.2 यूनिट्स घट गए, मतलब जो सेविंग्स है वो 1.8 यूनिट हो गए, 1.8 यूनिट हो गए। और सर 1.8 यूनिट है ना सर, इसी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना? 4080 रुपए, 4080 रुपए, 4080 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है ही इज एबल टू सेव ₹4080 पर मंथ नाउ। ठीक है, खर्च 20% बढ़ जाने पर वह प्रति माह 4080 रुपए की बचत कर पाता है। 1.8 यूनिट का वैल्यू गिवन है हमें क्वेश्चन में 4080 रुपए। हमसे आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमसे आगे क्वेश्चन में पूछा गया हिज मंथली सैलरी इज, मतलब 1.8 यूनिट की वैल्यू गिवन है, हमें क्या निकालना है? 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 15 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, हाँ सर। या तो आप एक काम करें, 1 यूनिट की वैल्यू निकालें और फिर 15 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, बट नहीं, हम वो नहीं करेंगे। अगर हमें 1.8 की गिवन है तो हमें 18 की गिवन है। हाँ सर, 18 की गिवन है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40800। ठीक है, हाँ सर। अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 6 यूनिट की, माफ कीजिए माफ कीजिए, 6 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो
हम 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 की यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर लीजिए। कितने से? 6 से। 6 से डिवाइड करने पे ये बचेगा 3, ये क्या बचेगा 6 8 0 0 6800। ठीक है, हाँ सर। 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 6800 रुपीज। हमें कितनी की निकालनी है? 15 की। 15 निकालने के लिए दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? ये बन गया 15 यूनिट का वैल्यू, ये बन गया 00034, 34,000 रुपीज ओनली आंसर। बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। यहाँ क्या करा मैंने, आपको समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, बट रिपीट कीजिए। जी, हमें 1.8 यूनिट की वैल्यू गिवन है 4080 रुपए। या तो हम एक काम करें कि 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें, इसको 1.8 से डिवाइड करके। हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें 4080 को 1.8 से डिवाइड करके और दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, बट हम ये देख सक रहे हैं कि अगर हमें 1.8 की वैल्यू गिवन है तो मतलब 18 की वैल्यू गिवन है। 18 की वैल्यू गिवन है 40800। हाँ सर 18 की वैल्यू गिवन है। अगर हम दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दें तो ये तो 3 हो जाएगा, और ये हमारा मान लीजिए क्या बन रहा था 6 से डिवाइड करने पर, सर 6800 बन रहा था, ये 6800 हो जा रहा था। ठीक है, हाँ सर। अब दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये तो 15 ऑटोमेटिकली बन गया। हाँ सर निकल गया सर, हमें 1.8 से डिवाइड नहीं करना पड़ा और 15 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। 6 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई कर दिया सर, 6 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जी। कितना बना था? 34,000 रुपीज ओनली, 34,000 रुपीज ओनली। अब रमेश कितनी की, यही क्वेश्चन है ना, हिज मंथली सैलरी इज, मंथली सैलरी क्या निकल के आई रमेश की? 34,000 रुपीज ओनली। बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? जिसको 5/6 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना नहीं समझ में आ रहा है वो 1 यूनिट का वैल्यू निकाले और 15 से मल्टीप्लाई कर दे, एक ही बात है। हाँ सर, आगे बढ़े, बताइए, देख लीजिए 1-2 सेकंड, 1-2 सेकंड आराम से इत्मीनान से देख लीजिए सॉल्यूशन को। आप कहिएगा तब आगे बढ़ा जाएगा। हाँ सर, हम बोलेंगे तभी आप आगे बढ़िएगा जी, बिल्कुल। ठीक है, परमिशन है आगे बढ़ने की? हाँ सर, परमिशन देते हैं हम सर आपको आगे बढ़ने की। आइए क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा हमारे स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर अमाउंट ₹4,32,000। मतलब पी और क्यू का क्यूमुलेटिव, टुगेदर मतलब एडिशन में, दोनों का सैलरी को हम जोड़ दें तो अमाउंट जो हमारे हाथ में आएगा वो 4,32,000 रुपए आएगा। ठीक है, पी एंड क्यू स्पेंड्स 75% एंड 61% ऑफ देयर सैलरीज रिस्पेक्टिवली। पी अपने सैलरी का 75% और क्यू अपने सैलरी का 61% खर्च करता है। ठीक है, इफ देयर सेविंग्स आर इक्वल देन व्हाट इज पीज सैलरी? क्या गिवन है? दोनों का सेविंग सेम है। बताइए, पी अगर 75% खर्च करता है तो सेव कितना करता है सर? 25%। क्यू अगर 61% खर्च करता है तो सेव कितना करता है सर? 39%। और वही इक्वल गिवन है। ठीक है, सेविंग्स ही इक्वल गिवन है, मतलब 25% ऑफ पीज सैलरी बराबर गिवन है 39% ऑफ क्यूज सैलरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर।
25% P बराबर 39% Q। ये P और Q क्या है? सैलरी है। P का माफ कीजिए, P का सैलरी और Q का सैलरी है। यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगा P और Q के सैलरी का। परसेंटेज से तो परसेंटेज चला गया, P का सैलरी निकल कर आया 39 यूनिट, Q का सैलरी निकल कर आया 25 यूनिट। बताइए, नहीं कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? बताइए। दोनों को ऐड करेंगे P प्लस Q, दोनों की वैल्यू आ गई कितनी? 65, 64, 64, 64 यूनिट। 64 यूनिट की हमें ट्रू वैल्यू गिवन है 4,32,000 रुपए। कितनी गिवन है? 4,32,000 रुपए। बताइए, ठीक है? हाँ सर। ओहो, जाओ। मतलब 64 यूनिट की हमें वैल्यू गिवन है 4,32,000 रुपए। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, if their savings are equal then what is P's salary? P की सैलरी कितनी है? 39 यूनिट। हमें 64 यूनिट की वैल्यू गिवन है, हमें निकालना है 39 यूनिट का वैल्यू। बस सवाल सॉल्व। ये इतना आप कर लीजिएगा या मैं करके बताऊं? नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये सब आप लोग अपने एंड से कर लीजिए, बट नहीं सर आप ही बताओ। मैं ही बताता हूँ। एक यूनिट की क्या वैल्यू आई बच्चों? 4,32,000 बाई 64, ठीक है? हाँ सर। 64 को 16 4 25 कितने बार में जाएगा? 64 3 2 6, ये गया 6 बार में। बचा कैरी 7 बार में। 5 0, इतना ही बचेगा। 6750। बताइए, कोई दिक्कत? नहीं सर, सही है, इतना ही आएगा। इतना ही आ रहा है। एक बार री चेक कर लीजिए। एक यूनिट की वैल्यू आ रही है 6750, 6750। हाँ सर, इतना ही आएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है पी की सैलरी क्या है? पी की सैलरी होगी 39 मल्टीप्लाइड बाई 6750। अब सर 39 से मल्टीप्लाई करें? नहीं, 40 से मल्टीप्लाई कीजिए ना, और -1 लिख दीजिए। 6750 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? 0 0 0 027, ठीक है? हाँ सर, और -1 6750। चलिए माइनस करके बताइए कितना आ रहा है? 2,70,000 में से 6,750 रुपए माइनस कीजिए। सर ये बचेगा 2,63,250 रुपए। 63,250 रुपए, और ये 2 लाख। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर। ऑप्शन क्या है? 2,63,250 रुपए। 2,63,250 रुपए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 2,63,000, 2,63,250 रुपए। बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? बताइए।
बड़ा ही सरल सा सवाल था, बस कैलकुलेटिव था। पी और क्यू का सैलरी का सेविंग्स परसेंट बराबर गिवन है। पी जितना अमाउंट सेव करता है, क्यू भी उतना ही अमाउंट सेव करता है। पी अपने सैलरी का 25% सेव करता है, क्यू अपने सैलरी का 39% सेव करता है। यहाँ से पी और क्यू के सैलरी का रेशियो आ गया 39:25। हमें क्वेश्चन में गिवन है पी और क्यू का क्यूमुलेटिव सैलरी है 4,32,000 रुपए, और पी और क्यू का रेशियो में सैलरी क्यूमुलेटिव आ रहा है 64 यूनिट्स। 64 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है 4,32,000 रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 6,750 रुपए। यहाँ से पी की सैलरी आ गई 39 मल्टीप्लाइड बाई 6,750 रुपए। थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाया है एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में हमें, बाकी कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, हाँ सर। फाइनली आंसर क्या है? 2,63,000 सर, 2 लाख के बाद 63,000, 61, 62, 63, 2,63,250 रुपए। जी हाँ सर, एकदम सही। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हमें तो नहीं महसूस हो रही है। आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 2,63,250 रुपीज। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है 15। ठीक है, हाँ सर, सेम टाइप का क्वेश्चन है। रमेश saves 28% of his salary while Naresh saves 32%. ठीक है, if both get the same salary and Naresh saves 1736 रुपए, what is the expenditure of Ramesh? सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम रेशियो आएगा, यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना है। क्या करूं, करवाऊं या इसे होमवर्क दे दूं? जो लास्ट क्वेश्चन हमने करा है, क्वेश्चन नंबर 14, सेम एज इट इज टाइप का क्वेश्चन है। रेशियो निकालना है रमेश और नरेश का, और अपने एंड से सॉल्व करना है। चलिए करवाता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रमेश सेव 28% ऑफ हिज सैलरी वाइल नरेश सेव 32 इफ बोथ गेट द सेम सैलरी। ठीक है, मतलब रमेश और नरेश का सैलरी का रेशियो 1:1 है। ठीक है, हाँ सर। रमेश सेव 28% ऑफ हिज सैलरी while नरेश सेव 32 एंड नरेश सेव, कहाँ गया, ये रहा, नरेश सेव 1736 रुपए, मतलब 32% ऑफ नरेश सैलरी की वैल्यू गिवन है 1736 रुपए। कितना? 1736 रुपए। 8 से काटिए 4 बार, 8 से 2 1 7 217। ठीक है, हाँ सर, ये 4 से काट लीजिए 25 बार। नरेश की सैलरी निकल कर आ गई 217 मल्टीप्लाइड बाई 25, 217 मल्टीप्लाइड बाई 25। ठीक है, नरेश की सैलरी आ गई तो रमेश की भी सैलरी आ गई, क्योंकि दोनों का सैलरी सेम है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ बोथ गेट द सेम सैलरी। ठीक है, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ रमेश? एक्सपेंडिचर ऑफ रमेश क्या है? रमेश 28% सेव करता है, तो खर्च कितने प्रतिशत करता है सर? 72%। एक्सपेंडिचर ऑफ रमेश बराबर 72%, 72% ऑफ हिज सैलरी। उसकी सैलरी क्या है? 217 मल्टीप्लाइड बाई 25, 25 से ये गया 4 बार। ठीक है, क्या बचा हमारे पास? ओहो, इरेजर, ये बचा 18। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 217। चलिए कैलकुलेशन करके बताइए। 18
20 माइनस 2 कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? 20 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 217। चलिए कैलकुलेट करके बताइए तो, तब तक मैं स्लाइड्स ऐड कर लूं। जी क्या आ रहा है? 217 गुना 2, 17 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस 2। फोर थ्री फोर क्या आया? 6 0 6 0 43 में 4 गया 39 3906 3906 3906 ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए। बताइए कोई दिक्कत हुई, कोई तकलीफ हुई? साफ कर दूं? 3906 3906 3906 कोई तकलीफ हुई, कोई परेशानी हुई कैलकुलेशन में? नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं हुई। बड़ा ही सरल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 एक ही टाइप का सवाल है और बड़ी ही आसानी से हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा हमारे स्क्रीन पे। कोई डाउट नहीं है किसी को? नहीं सर। चलिए ये सब फर्जी क्वेश्चंस हैं। क्या हैं? फर्जी क्वेश्चंस। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। रिकॉर्डिंग सही चल रही है? जी हाँ सर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? क्वेश्चन कह रहा है द इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमला एंड 20% लेस देन दैट ऑफ कमला। अमला, बिमला, कमला, ABK. If Kamala's income goes down by 4% and Bimla's goes up by 10%, then the percentage by which Kamala's income would exceed Bimla's is nearest to. अमला की आय बिमला की तुलना में 20% अधिक है और कमला की तुलना में 20% कम है। अगर कमला की आय 4% कम हो जाती है और बिमला की 10% बढ़ जाती है तो कमला की आय बिमला से निकटतम प्रतिशत से कितना अधिक हो जाएगी? पहले तो हमें कंबाइंड रेशियो निकालना पड़ेगा अमला, बिमला और कमला का। किसका? अमला, बमला, कमला नहीं, अमला, बिमला और कमला का। अमला और बिमला का रेशियो गिवन है। हाँ सर, क्या गिवन है? द इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन ऑफ बिमला। अगर बिमला का 5 यूनिट है तो अमला का 6 यूनिट है। ठीक है। एंड 20% लेस देन दैट ऑफ कमला। ए और के का गिवन है 20% कम है, मतलब 1/4। एक सेकेंड, क्या है? द इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन दैट ऑफ इमला। ठीक है, 5 6 एंड 20% लेस देन दैट ऑफ कमला, मतलब 5 4। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब कंबाइंड रेशियो निकालना मैंने आप लोगों को सिखाया है। हाँ सर, अमला का दोनों में 1 यूनिट कर लीजिए। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, ये दिक्कत की बात है। दोनों को 24 24 कर लीजिए। ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 6 से मल्टीप्लाई। सर 24 24 क्यों करना है? 12 12 कीजिए ना। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है। हाँ सर, अमला, बिमला और कमला का कंबाइंड रेशियो क्या आ गया? 12 रेशियो बिमला का 10, कमला का 15। 10 15। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ तक? नहीं सर। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ कमला's इनकम गोज डाउन बाई 4%, कमला का 4% कम हो जाता है। ठीक है। हाँ, एक काम कीजिए, 0 बढ़ा लीजिए। क्यों? कैलकुलेशन में इजी होगा। 100 150 एक एक 0 बढ़ा लिए। रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कमला का इनकम गोज डाउन बाई 4%, कमला का 4% कम हो जाता है।
-4%, ठीक है। और क्या कह रहा है, एंड बिमलास गोज अप बाई 10%, और बिमला का 10% बढ़ जाता है, ठीक है। हमें क्या पूछा गया, परसेंटेज बाय विच कमलास इनकम वुड एक्सीड बिमला। कमला और बिमला में ही पूछा गया है, तो अमला का कोई काम नहीं बचा, सिर्फ वो कैलकुलेशन में हेल्प करने के लिए आई थी। 10% बढ़ गया मतलब 110 हो गया, ठीक है। हाँ सर, 4% कितना होता है सर, 1.54, मतलब 6 यूनिट कम हो गए, तो कितने हो गए, 144, ठीक है। हाँ सर, सर कैसे निकालें, 150 का 4% निकाला बच्चों, ये 0 से ये 0 गया, ये क्या बचा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 4, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या होता है, 6 ही तो होता है। हाँ सर, एक 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 चीज करके दिखानी होती है आपको, कितना इंक्रीमेंट है यही पूछ रहा है। द परसेंटेज बाय विच कमलाज इनकम वुड एक्सीड बिमला, कमला का बिमला से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, 34 यूनिट अधिक है, 34 यूनिट अधिक है, 34 बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई 100%, ठीक है। 340 बाई 11, 340% बाई 11, 3 टाइम्स 0 टाइम्स, ठीक है। पॉइंट 9 टाइम्स, 30.9% के आसपास वैल्यू है। अच्छा, नियरेस्ट है ना, तो इसे हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 31%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ तक किसी को बताइए। नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही सरल सवाल है, बस थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि कंबाइंड रेशियो पहले निकालना है, उसके बाद बिमला और कमला में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, और उसके बाद फिर से परसेंटेज निकालना है। 3 स्टेप्स का है सर ये क्वेश्चन। पहले तो कंबाइंड रेशियो निकालना है, हाँ सर, उसके बाद बिमला और कमला का इंक्रीमेंट निकालना है और डिक्रीमेंट निकालना है, हाँ सर निकाल लिए। उसके बाद हमें निकालना है कि कमला का कितना परसेंट अधिक है बिमला के कंपैरिजन में। सर 31% अप्रोक्सीमेटली अधिक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, ये बताइए। नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हमें तो नहीं है। चलिए, अब मुझे आपको सिखाना है एक न्यू कंसेप्ट। क्या सिखाना है, एक न्यू कॉन्सेप्ट बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 शुरू करने से पहले मुझे आपको एक फॉर्मूला सिखाना है। सर सिखाइए, एक सेकेंड। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, बस एक नॉर्मल सी बात है जो रिवाइज ही करानी है मुझे आपको। क्वेश्चन नंबर 16 में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 करने से पहले एक सेकेंड दीजिए, स्लाइड सेट कर लूं। एक फॉर्मूला मुझे आप लोगों को बतानी होगी। बताइए सर, नेट इनकम क्या होता है? सर नेट इनकम वो होता है ना, जितना हम कमाते हैं और जितना सरकार हमसे सैलरी का टैक्स ले लेती है, टैक्स लेने के बाद जो हमारे हाथ में बचता है सर, जो हम खर्च कर सकते हैं अपने ऊपर, अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, अपने घर पे और बाकी सब ज़रूरतों के लिए, वो होती है नेट इनकम। जी हाँ, नेट इनकम बराबर टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्स। कोई दिक्कत नहीं। शुद्ध आय, शुद्ध आय मतलब शुद्ध आय, शुद्ध आय मतलब जो हमारे हाथ में है, इन हैंड। सर इन हैंड,
सर इन हैंड बोलोगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे सर, इस पे भी सैलरी टैक्स लगती है इन हैंड पे। जी नहीं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। शुद्ध आय जो हमारे पास बचा खर्च करने के लिए, शुद्ध आय ही समझिए आप, ठीक है। इन हैंड आफ्टर ऑल टैक्सेस। हाँ सर अब ठीक है। बराबर टोटल इनकम, बराबर टोटल इनकम। ये बराबर है किसके? टोटल इनकम, कुल आय के। कुल आय, कुल जितना हमने कमाया था, कुल आय के। ये क्या है? जो हमें कंपनी ने दिया था, जो हमें, जहां हम सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, वहां से जो हमें मिला था सैलरी, कुल आय माइनस आय कर। आय कर, इनकम टैक्स मतलब आय पर कर, आय पर कर, आय कर। समझ में आया? शुद्ध आय क्या होती है? शुद्ध आय वो होती है जो कुल आय है उसमें से हम आयकर दे दें, उसके बाद जो हमारे पास बची, ठीक है। नेट इनकम क्या होता है? नेट इनकम वो होता है जो टोटल इनकम हमें मिला, उसमें से हमने इनकम टैक्स निकाल कर दे दिया, उसके बाद जो हमारे हाथ में बचा, ठीक है। हाँ सर, एग्जाम्पल देखिए। 1 लाख की सैलरी है, माफ कीजिए यहाँ नहीं, फिर से लिख दूं क्या यहाँ? नेट इनकम बराबर टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्स, ठीक है। मान लीजिए 1 लाख की सैलरी है। हाँ सर, 1 लाख की सैलरी में 30,000 सर हम दे देते हैं सरकार को, ठीक है सर। नेट हमारे पास कितना बचा सर? 70,000 रुपए। बताइए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ पे? सर कंपनी हमें ऑन पेपर सैलरी कितनी दे रही है? 1 लाख रुपए सर, 1 लाख रुपए। सर उसमें से हम टैक्स कितना पे कर रहे हैं? 30,000 रुपए। हमारे पास इन हैंड कितना मिल रहा है जो हम खुद पे खर्च कर सकते हैं, अपने डेली ग्रोसरीज पर, अपने घर पे, अपने इंटरटेनमेंट में, अपने एजुकेशन पे, किसी भी चीज पे हम एग्जैक्टली कितना खर्च कर सकते हैं, उसे कहते हैं नेट इनकम। और वो कितना है? 70,000 रुपए। यहां से रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या निकल कर आएगा? रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या निकल कर आएगा ये बताइए। सर रेट ऑफ इनकम टैक्स निकल कर आएगा सर 30,000 गवर्नमेंट को हमने दे दिया, कितने में से? 1 लाख में से, 1 लाख में से, ठीक है। हाँ सर, 30,000 हमने गवर्नमेंट को दे दिया, कितने में से? 1 लाख रुपए में से, मल्टीप्लाइड बाई 100%। 4 जीरो से 4 जीरो चले गए, ये 1 जीरो से 1 जीरो चला गया। रेट ऑफ इनकम टैक्स हमारा निकल कर आया 30%, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहां तक बताइए। रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है? इसका फॉर्मूला, रेट ऑफ इनकम टैक्स का फॉर्मूला है इनकम टैक्स जो हम पे कर रहे हैं अपॉन टोटल इनकम। टोटल इनकम, नॉट नेट इनकम, टोटल इनकम पे लगता है इनकम टैक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100%, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी ये बताइए। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहाँ पे बताइए। नहीं सर, यहाँ से एक और चीज जो नोटिस करने की है, अगर
टोटल इनकम सेम रहता है, अगर टोटल इनकम सेम रहता है, न्यू स्लाइड में बताता हूं, नेट इनकम बराबर टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्स, ठीक है। हाँ सर, अगर टोटल इनकम सेम रहता है, अगर टोटल इनकम सेम रहता है और इनकम टैक्स बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है सर? रेट ऑफ इनकम टैक्स पहले 30% था, गवर्नमेंट ने बोला नहीं, अब क्राइसिस आ रहा है, वॉर चल रहा है देश दुनिया में, तो अब इनकम टैक्स बढ़ाना होगा। अब इनकम टैक्स सर 40% बढ़ गया, तो हमारा जो नेट इनकम है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, ठीक है सर। कंपनी को कोई मतलब नहीं है, कंपनी को कोई लेना देना नहीं है कि वॉर चल रहा है, क्राइसिस है, क्या है। आपको पहले 1 लाख रुपए दे रही थी कंपनी, अभी भी वो 1 लाख रुपए ही देगी। सरकार ने 30,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दिया इनकम टैक्स, ठीक है। तो आपका अब नेट इनकम जो बचा, जो आप घर ले जाओगे अपने साथ, वो 60,000 रुपए ही होंगे, ठीक है। हाँ सर, रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या आ गया? 40,000 बाई 1 लाख, मतलब 40%। पहले क्या था रेट ऑफ इनकम टैक्स? पहले रेट ऑफ इनकम टैक्स था 30%, गवर्नमेंट ने उसे बढ़ाकर 40% कर दिया, तो अब आपकी नेट इनकम कम हो गई, मतलब इनकम टैक्स बढ़ेगा, नेट इनकम घटेगा, इनकम टैक्स बढ़ेगा, नेट इनकम घटेगा, इनकम टैक्स बढ़ेगा का मतलब है नेट इनकम घटेगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहां तक किसी को जरा सा भी? बताइए। एक बार आप इन स्लाइड्स को आराम से देखिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी किसी को भी जरा सा भी? रेट ऑफ इनकम टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम टैक्स अपॉन टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाई 100%, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, ठीक है। इनकम टैक्स बढ़ा, नेट इनकम घटा, टोटल इनकम सेम रखा कंपनी ने, ठीक है। हाँ सर। सर अगर इनकम, अगर सर कंपनी भी इनकम बढ़ा देगी तो फिर अगर इनकम टैक्स कम बढ़ रहा है, मतलब 10% बढ़ रहा है और सैलरी आपकी ज्यादा बढ़ा दे रहा है कंपनी ने, ज्यादा बढ़ा दिया है कंपनी ने, तो फिर नेट इनकम या तो अनचेंज रहेगा या तो बढ़ जाएगा। इतना कॉमन सेंस समझ में आता है। अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख रुपए हो गए, ठीक है, 5 लाख रुपए हो गए और 40% है, 40/100 ऑफ 5 लाख रुपए, 5,000 इंटू 40, 20,000, 2 लाख, तब आपकी नेट इनकम 3 लाख हो जाएगी, ठीक है। हाँ सर, 3 2 5, 3 लाख रुपए। तो सर नेट इनकम बढ़ गया। जी हाँ, वही कह रहा हूं कि अगर आपकी अब्रप्टली टोटल इनकम बढ़ जाए और इनकम टैक्स कम बढ़े, तो ये हमेशा थोड़ी फॉलो होगा। ये सिर्फ और सिर्फ तब फॉलो होगा जब टोटल इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आता है? हाँ सर, समझ में आता है, इतना तो कॉमन सेंस सर हम बचपन से जानते हैं जी। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो पढ़ाया है उस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा हमारे स्क्रीन पे। कीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? व्हेन इनकम टैक्स इज 8 पैसे इन अ रुपीज, a person's net income is
309580, 3,09,580 रुपए। What will be his net income if income tax is raised to 12 पैसे? पहले तो आप बताइए कि रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है। रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है सर? रेट ऑफ इनकम टैक्स है ना सर, वो 8 पैसे है पर 100 पैसे पर। सर 100 पैसे पर 8 पैसे का इनकम टैक्स है, मल्टीप्लाइड बाई 100%। सर 100 पैसे कहाँ से आए? इन अ रुपीज, 1 रुपए में 100 पैसे ही होते हैं। हाँ सर, तो इनकम, रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या निकल कर आया यहाँ से? 8%। ठीक है, हाँ सर। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? व्हेन इनकम टैक्स इज इतना, पर्सन नेट इनकम इज 3 लाख, नेट इनकम बराबर टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्स। ठीक है, हाँ। नेट इनकम 309580 गिवन है। ठीक है, हाँ सर। और हमसे कहा गया कि 8% है। ये देखिए 8% क्या है? इनकम टैक्स है। इनकम, ये फॉर्मूला मैं एक बार दिखा देता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए रेट ऑफ इनकम टैक्स, नहीं ये रहा फॉर्मूला। रेट ऑफ इनकम टैक्स का फॉर्मूला क्या है? इनकम टैक्स बाय टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक है, हाँ सर। इसका मतलब है, जो नेट इनकम होता है ना, नेट इनकम होता है ना, वो होता है टोटल इनकम माइनस रेट ऑफ इनकम टैक्स। मतलब अगर टोटल इनकम 100% है, हाँ सर, टोटल इनकम तो 100% है, माइनस रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स। ये समझ में आया फॉर्मूला? नहीं सर, नहीं समझ में आया, दोबारा बता रहा हूं, अब समझ में आएगा। ये देखिए, कंपनी एक आदमी को 1 लाख रुपए दे रही है। हाँ सर, उसमें से 30,000 वो टैक्स पे कर दे रहा है। ठीक है, 30% है उसका इनकम टैक्स, इसलिए वो 30,000 रुपए पे कर दे रहा है। तो उसकी नेट इनकम कितनी हुई? सर नेट इनकम ना 70,000 रुपए हुई, 70,000 रुपए। ठीक है, हाँ। क्या हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि नेट इनकम उसकी 70% ऑफ टोटल इनकम हुई? हाँ सर, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं सर, ये भी कह सकते हैं कि नेट इनकम जो है उसकी 70% ऑफ टोटल इनकम हुई। वही लिखा है, नेट इनकम 100% ऑफ टोटल इनकम माइनस रेट ऑफ इनकम टैक्स, माइनस रेट ऑफ इनकम टैक्स, वही लिखा है। हाँ सर, समझ गए, समझ गए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। यहां पर हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 8% का जब इनकम टैक्स था, तब उस आदमी का जो नेट इनकम था वो 3 लाख, ये इसको के मान लीजिए ना, कितना बार बार बोलूं, 3,09,580 रुपए। जब आदमी पे 8% का टैक्स लग रहा था उसके इनकम पे, तब उसका नेट इनकम के था। ठीक है, 8% टैक्स मतलब उसका उसका जो नेट इनकम था वो कितना था? 92% था, 92% ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, समझ में आता है? हाँ समझ में आता है। अब आगे हमसे पूछ क्या रहा है? पहला चीज तो ये, इस इक्वेशन से हमें टोटल इनकम पता चल जाएगा। हाँ सर, टोटल इनकम का वैल्यू हमें पता चल जाएगा, और टोटल इनकम का सर हम 8% निकाल देंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि इनकम टैक्स रुपीज में वो कितना पे कर रहा था। बट इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाट विल बी हिज नेट इनकम इफ इनकम टैक्स इज रेज्ड टू 12%। नेट इनकम हमसे पूछ रहा है, अगर 12% उसका इनकम टैक्स हो जाए तो। ये आप देखिए, अगर उसका इनकम टैक्स 12% हो जाएगा तो उसका नेट इनकम क्या हो जाएगा बच्चों? नेट इनकम उसके टोटल इनकम का 88% हो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर,
बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? यहां तक ये हो गया दूसरा इक्वेशन। बताइए। नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। ये माइनस नहीं है, हाँ, ये इक्वेशन है। एरो बना देता हूं। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड मार दें तो हमारे पास क्या बचेगा? टोटल इनकम निकालने की जरूरत नहीं है, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, हमारे पास इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगा सिंपल कैलकुलेशन में। ना हमें टोटल इनकम निकालना पड़ा, ना ही एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इनकम टैक्स निकालना पड़ा। हाँ सर, क्या वैल्यू आई? 309,580 अपॉन क्वेश्चन मार्क बराबर 92/88। यही है, यही है। हाँ सर, यही है। 4 से 22, 23, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 309,580 मल्टीप्लाइड बाई 22/23। अब इसे कैलकुलेट करना होगा एग्जैक्टली क्या? ऑप्शन का कोई हेल्प मिलेगा? नहीं। एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए सर इसे 22 को ना 23 - 1 लिख दीजिए। इस 22 को ना 23 - 1 लिख दीजिए। हाँ ठीक है सर। 23 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन मार्क की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? ये तो 309,580 माइनस 309,580/23 आ गया, ठीक है। हाँ सर, ये मल्टीप्लाई हुआ 1 से, ये मल्टीप्लाई हुआ 1/23 से। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी कर दिया है एग्जामिनर ने लास्ट पॉइंट पे। जी सर, डिवाइड मारिए इसे। 1 टाइम्स कितना बचा? 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 0, ठीक है। 13,460 रुपए, 13,460 रुपए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई। इसमें से 3,09,580 में से इसे माइनस कर लीजिए। 3,09,580 में से इसे माइनस कर लीजिए। 0 2 1,629, ये रहा हमारा आंसर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? बताइए। नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हमें तो नहीं है। ऑप्शन नंबर 296120, 296120, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। सर इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक चीज अगर आपने नोटिस करी होगी तो इतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा आंसर आएगा बच्चों, वो 88 का मल्टीपल होगा। हाँ सर, जो भी हमारा आंसर आएगा वो 88 का मल्टीपल होगा, मतलब 8 और 11 से डिवाइड होगा। हम ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं। लास्ट 3 डिजिट चेक कीजिए, क्या 8 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। लास्ट 3 डिजिट क्या 8 से डिवाइड हो रहा है? 40, कितना बचा? 60, नहीं हो रहा है। क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? 155660, नहीं, नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कुछ भी नहीं करना था इसमें, इतना हमें लेंदी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी कर लिया, वेल एंड गुड। अगर किसी को ये दिमाग में ना आए, जिसको दिमाग में आ गया कि ऑप्शन जो है वो 88 का मल्टीपल होगा और 8 और 11 से डिवाइड होगा, 8 और 11 का मल्टीपल होगा, वो 8 और 11 का डिविजिबिलिटी चेक कर ले। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए आंसर आ रहा है। जिसको ये दिमाग में नहीं आएगा वो पूरा कैलकुलेशन भी देख सकता है स्क्रीन पे। बट आपको ये याद होना चाहिए कि
हमें एग्ज़ाम हॉल में स्टेप मार्किंग नहीं मिलती है। हमें एग्ज़ाम हॉल में अपना ऑप्शन जल्दी से जल्दी सेलेक्ट करके आगे बढ़ना होता है और पेपर कंप्लीट करना पड़ता है 100% एक्यूरेसी के साथ। नौकरी चाहिए हमें। जी सर। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आपको ये टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप 88 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, मतलब 8 और 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं ऑप्शंस में। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं सर? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ें, स्लाइड सेट करने दीजिए। नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा हमारे स्क्रीन पे। ये जो क्वेश्चन है सारे एग्जाम्स में आता है, सारे एग्जाम्स में। इसे पहले मैं बेसिक मेथड से करूंगा, फिर एक शॉर्टकट क्रिएट कर दूंगा आउट ऑफ द बेसिक मेथड, ठीक है? क्योंकि ये सब फर्जी क्वेश्चंस हैं, इतना टाइम डिवोट नहीं करना है इन सब पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इनकम टैक्स इंक्रीज होता है बाई 19%, द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाई 1%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज, रेट ऑफ इनकम टैक्स हमसे पूछ रहा है, ठीक है? देखिए, नेट इनकम 1 बराबर टोटल इनकम, ये अनचेंज है, और ये टैक्स 1, नेट इनकम 2 आफ्टर चेंजेस, टोटल इनकम माइनस टैक्स 2। क्या कह रहा है? इनकम टैक्स जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है बाई 19%। हम ये दो इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगी नेट इनकम 1 माइनस नेट इनकम 2, ठीक है? नेट इनकम 1 माइनस नेट इनकम 2, 1% ऑफ नेट इनकम। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाई 1%, मतलब नेट इनकम जो यहां था उससे 1% कम हो जा रहा है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो 1% बचा, टोटल इनकम से टोटल इनकम चला जाएगा, हाँ सर, माइनस टैक्स 1 प्लस टैक्स 2, माइनस टैक्स 1 प्लस टैक्स 2। टैक्स 2 में से टैक्स 1 को हमें माइनस करना है, और क्वेश्चन में गिवन है इनकम टैक्स 19% बढ़ रहा है, मतलब टैक्स 2 माइनस टैक्स 1 19%, 19% टैक्स बढ़ रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहां तक? ये बताइए। नहीं सर, यहां से रेशियो आ जाएगा नेट इनकम बाई टैक्स, 19:1, ठीक है? हाँ सर। इसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? ओहो, तो जाओ, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज, हमसे क्या पूछा गया है बच्चों? रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स। रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है? रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है? टैक्स बाई टोटल इनकम, टैक्स बाई टोटल इनकम, टैक्स बाई टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाई 100%, ठीक है? हाँ सर। टैक्स कितना है? 1 यूनिट। टैक्स कितना है? 1 यूनिट। टोटल इनकम क्या होता है बच्चों? टोटल इनकम क्या होता है? टोटल इनकम होता है, फॉर्मूला आपको बताया ना, नेट इनकम बराबर टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्स। टोटल इनकम क्या होगा? नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स, ठीक है? हाँ सर। नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स, नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स 19 प्लस 1 यूनिट, 19 प्लस 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 100%, 1/20 मल्टीप्लाइड बाई 100%, ये चला जाएगा 5 बार,
5% आया रेट ऑफ इनकम टैक्स, 5% आया रेट ऑफ इनकम टैक्स, ऑप्शन नंबर सी। बताइए बेसिक समझ में आया इस क्वेश्चन का? जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है नेट इनकम बराबर टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्स, उसे हमने इस्तेमाल करा, चेंजेस के बाद भी वो फॉर्मूला लिखा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करा। ठीक है, हाँ सर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास नेट इनकम और इनकम में जो टैक्स लग रहा है उसका रेशियो आ गया। ठीक है, हाँ सर, यहां से रेट ऑफ इनकम टैक्स हमने निकाल लिया। टैक्स कितना लग रहा है? 1 यूनिट, और टोटल इनकम क्या है? 20 यूनिट। 19 प्लस 1, 19 प्लस 1 कहां से आया? यहां से आया। टोटल इनकम होता है नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स। ठीक है, हाँ सर, मल्टीप्लाइड बाय 100%, आंसर आ गया हमारे पास 5%। इतना सब कुछ नहीं करना है आपको एग्जाम हॉल में। हाँ सर, प्लीज सर, इतना सब कुछ ना करना पड़े, इसलिए आप शॉर्टकट बता दीजिए। शॉर्टकट, शॉर्टकट कहां से आया? सर ये शॉर्टकट बेसिक से ही आया। बेसिक मुझे क्यों बताना पड़ा बच्चों? डायरेक्ट शॉर्टकट क्यों नहीं बताया? ताकि आपको समझ में आए कि ये बेसिक बना, सॉरी, ये शॉर्टकट बना कहां से। ये शॉर्टकट बना ही बेसिक से है। जब तक बेसिक नहीं समझाऊंगा तब तक शॉर्टकट समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, ये शॉर्टकट क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में 1 नंबर का देखने को मिल ही जाता है। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में होता ही होता है। ठीक है, शॉर्टकट है इसका, सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट ये है, नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%। नेट इनकम जितना रिड्यूस हो रहा है उसे ऊपर लिखेंगे। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, ये समझ में आया। और इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%। इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%। ये जो 19% है और ये जो 1% है, इन दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। 19 प्लस 1 20 मल्टीप्लाइड बाई 100%। यही है शॉर्टकट, 5%। वाह सर, ये तो बहुत बढ़िया शॉर्टकट है सर। दोबारा समझाऊं? हाँ सर, दोबारा समझाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, और इसे सिर्फ शॉर्टकट से ही सॉल्व करूंगा, तब आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन जहां भी देखिएगा इसे 2 सेकंड में आप सॉल्व कीजिएगा शॉर्टकट से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनकम टैक्स में इंक्रीज है 22% का, नेट इनकम में रिडक्शन है 3% का। जो रिडक्शन है उसे ऊपर लिखिए इनकम टैक्स में। हाँ सर, और जो इंक्रीमेंट है 22% और जो रिडक्शन है 3%, उन दोनों को ऐड करके मतलब 25 यूनिट नीचे लिखिए। ठीक है, यही हमारा रेट ऑफ इनकम टैक्स आ गया। यही हमारा रेट ऑफ इनकम टैक्स आ गया मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये 4 से गया, 3 चौका 12, 12%, ऑप्शन नंबर ए। 2 सेकंड में सॉल्व हुआ, 2 सेकंड में। बताइए कोई दिक्कत? सर एक और बार बताइए शॉर्टकट। जी, नेट इनकम में जितने का रिडक्शन आ रहा है उसे हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, हाँ सर, नेट इनकम में जितने का रिडक्शन आ रहा है वो, और इन, ओहो, एक सेकेंड, क्या हो गया सर? शॉर्टकट पसंद आ गया। नेट इनकम में जितने का रिडक्शन आ रहा है वो, और इनकम टैक्स में जितने का इंक्रीमेंट आ रहा है वो, उन दोनों को ऐड करके, उन दोनों को ऐड करके, क्या हो रहा है? उन दोनों को ऐड करके हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। बस इतना ही काम है। 3/25 मल्टीप्लाइड बाई 100%, 12% हमारा आंसर आ गया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। 2 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा इस क्वेश्चन पे। कोई डाउट? आप अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन को, जो 1 लाइन का क्वेश्चन है, जो आपको फ्री का नंबर दे रहा है, ये शॉर्टकट लिख लीजिए। ये शॉर्टकट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फ्री का नंबर मिलेगा आपको। हाँ सर,
बताइए, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन का शॉर्टकट मैं, आपने नोटिस किया होगा, ये कौन सा लेक्चर हमारा 27वां। 27 क्लास में मैंने आपको ऐसे फर्जी शॉर्टकट्स नहीं सिखाए हैं कभी कि आप ऐसे रट लीजिए वैसे रट लीजिए, नहीं, बिल्कुल लॉजिक से बेसिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। बट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता ही आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बेसिक से आप करोगे तो आपको मिनिमम 30-40 सेकेंड डिवोट करने पड़ेंगे। बट अगर आप ये शॉर्टकट रट लोगे तो 2 सेकेंड में आंसर आ रहा है। हमारा मोटिव वहाँ पर स्टेप मार्किंग लेना नहीं है, सॉल्यूशन मार्क करना है और अपना पेपर विद इन द टाइम फ्रेम कंप्लीट करना है। इसलिए जहाँ जैसी ज़रूरत वहाँ वैसा ब्रह्मास्त्र, सर वहाँ वैसा ब्रह्मास्त्र नहीं, वहाँ वैसा अस्त्र। रावण को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र, छोटे मोटे सैनिक को मारने के लिए नॉर्मल तीर काफी है। जी जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन सेम है, 2 यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, 2 एंटिटीज ए मल्टीप्लाइड बाई बी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। यही कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, बट इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है और ये बच्चों को तकलीफ देती है, इसलिए इसे डिस्कस कर लेते हैं। Fresh fruit contains 68% water and dry fruit contains 20% water. ठीक है। How much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruit? Fresh fruit, एक सेकेंड दीजिए, न्यू स्लाइड ले लेता हूँ। फ्रेश फ्रूट, ओहो, एक सेकेंड दीजिए तो रीस्टार्ट ही मार लूँ, क्यों तकलीफ दे रहा है ये। रिस्टार्ट हो रहा है, माफ कीजिएगा। चलिए अब सही से चल लो। हाँ सर अब सही चलेंगे। फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट, क्या कह रहा है? कह रहा है कि फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर होता है और ड्राई फ्रूट में 20% पानी होता है। तो बाकी क्या होता है? बाकी जो होता है उसे हम कहते हैं गूदा या पल्प। पल्प, गूदा, क्या स्पेलिंग होती है गूदे की? गूदा शायद। पल्प, एक फल में पानी भी होता है और पल्प भी होता है। फ्रेश फ्रूट में 68% पानी होता है और ड्राई फ्रूट में 20% पानी होता है। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट? ठीक है, इसका मतलब है ताजे फल में 68% पानी है, तो ताजे फल में कितना परसेंट पल्प है? सर 32%। ठीक है, हाँ सर। और अगर सूखे मेवे में, ड्राई फ्रूट में 20% पानी है तो कितना परसेंट पल्प है? सर 80%। 80% पल्प है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? सूखे फल कैसे बनते हैं? किशमिश कैसे बनता है आपको पता है? अंगूर को आप सुखा देते हैं, उसे ड्राई कर देते हैं, उसका वाटर एवापोरेट हो जाता है, तो हमें किशमिश मिलती है। ठीक है, उन दोनों में क्या कॉमन रहता है? पानी चेंज हो जाता है, बट जो गूदा है, जो पल्प है, वो कांस्टेंट रहता है। गूदा या पल्प कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे हम ये सॉल्व करेंगे।
फ्रेश फ्रूट में कितना पल्प है? फ्रेश फ्रूट में पल्प है 32%। ठीक है, हाँ सर। ड्राई फ्रूट में कितना पल्प है? सर ड्राई फ्रूट में 80% पल्प है, 80% पल्प है। फ्रेश फ्रूट हम कितने किलोग्राम ले रहे हैं? 100 किलोग्राम। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि कितने किलोग्राम हमें ड्राई फ्रूट मिलेगा, कितने किलोग्राम, डी ले लेते हैं, और दोनों बराबर होगा। समझ में आया? नहीं सर नहीं समझ में आया, फिर से समझा रहा हूं। देखिए 100 किलोग्राम हमने फ्रेश फ्रूट लिया, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 32% उसमें गूदा है। क्यों? क्योंकि 68% पानी है फ्रेश फ्रूट में। फ्रेश फ्रूट में 68% पानी है का मतलब है 32% गूदा है, मतलब 32 केजी। 100 केजी का 32%, 32 केजी कंप्लीट ड्राई है, वो कंप्लीट ड्राई है, कंप्लीट ड्राई है। ठीक है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, कंप्लीट ड्राई है। हाँ सर, हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो ड्राई फ्रूट होता है उसमें 20% का पानी होता है, 20% का पानी होता है। जो ड्राई फ्रूट होता है, ड्राई फ्रूट होता है उसमें 20% पानी होता है, वाटर। तो 80% क्या होता है सर? 80% जो है ना प्योर पल्प है, प्योर पल्प। तो ये 80% ही तो ड्राई फ्रूट का 32 केजी निकल कर आ रहा है। हाँ सर, समझ में आया? बताइए, जो 80% पल्प है वही तो 32 केजी निकल कर आ रहा है। समझ में आया? फिर से समझाऊं? हाँ, हमने 100 केजी फ्रेश फ्रूट लिए। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन खोल देता हूं। क्वेश्चन में गिवन है कि उस फ्रेश फ्रूट में 68% पानी है। तो कितना हमारे पास सूखा मेवा है? पल्प कितना है सर? पल्प है 32%। 100 केजी का 32%, 32 केजी। 32 केजी हमारे पास प्योर ड्राई फ्रूट है, बिना एक भी ड्रॉप पानी का। ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चन में दूसरा कह रहा है कि हमें प्योर ड्राई फ्रूट नहीं चाहिए, हमें ऐसा ड्राई फ्रूट चाहिए जिसमें 20% पानी बचे। हाँ सर, 20% पानी बचे मतलब 80% हमारे पास प्योर पल्प हो। ठीक है, हाँ सर, 80% प्योर पल्प हो, और 80% प्योर पल्प का वजन ही 32 किलोग्राम है। अब समझ में आया? हाँ सर, अब समझ में आ गया। नहीं समझ में आया? वीडियो रिमाइंड कीजिए, दोबारा देखिए एक बार। 100 केजी में से 32% हमें बिल्कुल ड्राई फ्रूट मिल रहे हैं जिसमें 0 पानी है। हमें ड्राई फ्रूट बनाना है जिसमें 80% क्या रहे? 80% पल्प रहे और 20% पानी रहे। तो हमसे पूछा जा रहा है वो 80 और 20% पानी वाला जो ड्राई फ्रूट है उसका वजन क्या होगा? उसका वजन क्या होगा सर? उसका वजन ये डी होगा, ये डी। समझ में आया? नहीं सर, नहीं नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। फिर बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं। 100 केजी में से 32 केजी तो ड्राई फ्रूट हो गया 0 पानी के साथ। हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया। इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ड्राई फ्रूट है ना, ड्राई फ्रूट में भी पल्प है और वाटर है। हाँ सर, ये समझ में आ गया। पल्प कितना है? 80%। पानी कितना है? 20%। ये समझ में आ रहा है? ओहो, ये परसेंटेज सिंबल है बच्चों। 80% और 20%। ठीक है, हाँ हाँ सर, इतना इतना तो समझ में आ रहा है। हाँ सर, इतना तो समझ में आ रहा है। अब देखिए, ये जो 80% है ना बच्चों, 80%, इसी का वेट निकल कर आ जा रहा है 32 केजी। इसी का वेट निकल कर आ जा रहा है 32 केजी। हमें ये फाइंड करना है कि ये 100% पल्प और वाटर मिलाकर कितना वजन आ रहा है। हाँ सर, अब बिल्कुल समझ गए हम। 80% है ना,
80%, उसी का वजन आ जा रहा है 32 kg। 80% ऑफ वॉट? 80% ऑफ ड्राई फ्रूट का वेट, 80% ऑफ ड्राई फ्रूट का वेट। तो सर हम यहां से 100% भी तो निकाल सकते हैं। हाँ सर, हाँ हाँ सर, समझ में आया? हाँ सर। अब ये परसेंट से परसेंट चला गया, ये 0 से 0 चला गया, ये 8 से ये 32 चला गया 4 बार। ड्राई फ्रूट का जो वेट आ गया, क्या आ गया बच्चों? 40 kg। ये 40 kg क्या निकल कर आया? ये 40 kg ये निकल कर आया बच्चों। ये मैं यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा ना साइड कर लेता हूँ खुद को, एक सेकंड देखिए, एक्चुअली ऊपर कर देता हूँ, यहाँ 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 सर, यहाँ रहिए आप जी। ये 40 kg ये निकल कर आया, 40 kg ये निकल कर आया, जिसमें 80% पल्प है, 80% पल्प है और 20% वाटर है। 80% मतलब 40 kg का 80% मतलब 32 kg और 20% मतलब 8 kg। समझ में आया? हाँ सर, वही पूछा गया था हमसे कि वो ड्राई फ्रूट जिसमें 20% पानी बचेगा और 32%, सॉरी 80% पल्प बचेगा। वो ड्राई फ्रूट जिसमें 20% पानी बचेगा और 80% पल्प बचेगा, उस ड्राई फ्रूट का वजन कितना है? उस ड्राई फ्रूट का वजन है 40 kg। 32 kg का पल्प, 8 kg का पानी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? बड़े प्यार से समझाया है, एक बार रिवाइंड करके देखिएगा शांत दिमाग से, समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी रहा हमारा आंसर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी किसी को? नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हमें तो नहीं है। एक बार दोबारा से स्लाइड सारे दिखा देता हूं। ये देखिए, ये देखिए, अगर किसी को जरा सा भी कंफ्यूजन है ना, रिवाइंड कर लिए क्वेश्चन को शुरू से और शांति से एक बार देख ले, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत क्लियर वे में 3 बार समझाया है। ठीक है, हाँ सर। चलिए एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट विथ न्यू क्वेश्चंस। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी किसी को भी? सब सही चल रहा है? मजा आ रहा है पढ़ने में? बताइए। हाँ सर, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हमें तो नहीं महसूस हो रही है। चलिए फिर आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।